हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हो और उम्मीद है नोट्स बना रहे हो साथ साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और लेक्चर के बाद में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में तीसरा इवेंट। हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है वो समझा और उसके साथ साथ एम्ब्रियोजेनी, मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो कैसे बनते हैं वो देखा। आज हम डिस्कस करेंगे ओव्यूल से सीड कैसे बनता है। तो हमारे पास में ओव्यूल है, उसे सीड में कन्वर्ट करना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो सीड होता है ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहलाता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कह सकते हैं। अगर आपको पहली क्लास याद है तो पहली क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे और उसमें हमने ये लिखा था कि सीड एंड फ्रूट्स आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड भी क्या है, एक टाइप का फाइनल प्रोडक्ट है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये वाली लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काम की है। अब सीड के ऊपर एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, जब माइक्रोपाइल की हेल्प से ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर करेगा तो सीड जर्मिनेशन होगा। ऑक्सीजन एंड वाटर एंट्री ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे माइक्रोपाइल से एंट्री होती है ऑक्सीजन एंड वाटर की। क्लियर हुआ ये चीज। अब अपन बात करते हैं एक बार टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में। देखो, 2 तरीके के सीड्स होते हैं बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ सीड्स 2 तरीके के कौन से होते हैं। एक तो वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाती है। हमने ये पढ़ा था कि एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है और फिर भी एंडोस्पर्म खत्म नहीं होती, तो ऐसे सीड में एंडोस्पर्म बच जाती है। ऐसे सीड्स को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड्स, इन्हीं एंडोस्पर्मिक सीड्स का नाम है एल्ब्यूमिनस सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जो दूसरे टाइप के सीड्स होते हैं वो ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होते होते पूरी एंडोस्पर्म खा जाता है, खत्म कर देता है वो। तो मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचती नहीं है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या इन्हें कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। अब एंडोस्पर्मिक सीड्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सीड्स में एंडोस्पर्म रिमेन्स even after embryo development। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में भी एंडोस्पर्म बच जाती है, तो इन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। और जो दूसरे टाइप के सीड्स है उनमें एंडोस्पर्म पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, तो एंडोस्पर्म
is completely consumed during embryo development. During embryo development. तो पूरी की पूरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंज्यूम हो जाती है, तो इसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहेंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। तो देखो एग्जाम्पल बड़े सिंपल से हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म होती है, इसकी एक ट्रिक है, ऐसे याद करो, BMW कार। BMW कार। देखो बी से हो जाएगा बार्ली, बी से बार्ली। एम से हो जाएगा मेज, डब्ल्यू से हो जाएगा व्हीट, सी ए से हो जाएगा कैस्टर, आर से हो जाएगा राइस। ठीक है। और कोकोनट तो आपको पता ही है, लिक्विड एंडोस्पर्म होती है, तो कोकोनट की अलग से ट्रिक नहीं है। और इसके अलावा एक सोलेनेसी फैमिली का और याद रखना। तो ये हो गया हमारे पास में एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में। अब जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, उनके एग्जाम्पल की ट्रिक है पबजी। पबजी। पी से हो जाएगा पी, मटर। बी से हो जाएगा बीन, जी से हो जाएगा ग्राम, जी से हो जाएगा ग्राउंडनट। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम हो गए यहां पे। अगर फैमिली वाइज आपसे पूछा जाए कि कौन सी फैमिली है जिनके अंदर ये एंडोस्पर्म नहीं होती, तो ऑर्किडेसी फैमिली। ऑर्किडेसी फैमिली है, उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाई जाती है। सो ये हुए अपने पास में कुछ एग्जाम्पल सेलेक्टेड। अब इनमें से यदि ये कहे कि भाई मोनोकोट डाइकोट के हिसाब से बताओ, तो बार्ली मोनोकोट है, मेज मोनोकोट है, व्हीट मोनोकोट है, कोकोनट मोनोकोट है, और ये राइस है वो भी मोनोकोट है। कैस्टर एंड सोलेनेसी फैमिली है, ये डाइकोट की फैमिली है। उसी प्रकार यदि इधर बात करें, तो इधर पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट सारे के सारे डाइकोट हैं, और ऑर्किडेसी है वो मोनोकोट है। तो ग्रीन कलर का जो हाइलाइटर है, उसका तो मतलब हो गया मोनोकोट, ये तो है मोनोकोट, और जो स्काई ब्लू कलर का है इसका मतलब हो गया डाइकोट्स। आपको समझने के लिए ऐसे ही बता दिया। तो ये तो हो गए दो टाइप के सीड्स बेस्ड ऑन द एंडोस्पर्म। अब अपन एक तीसरे टाइप के सीड की बात करते हैं, इन्हें कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड्स, इसका आप मतलब समझिए, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, लॉजिकल भी है। देखो पेरी का मतलब होता है नियर बाई, पेरी मीन्स नियर बाई। स्पर्मिक का मतलब वैसे होता है एंडोस्पर्म, यहां पे स्पर्मिक का मतलब होता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के नियर बाई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर याद है, तो ये ओव्यूल का न्यूसिलस होता है, और ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। न्यूसिलस की कोई एक सेल होती है जो मेगास्पोर मदर सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करेगी? मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस डिवीजन करेगी। मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट होंगे, एक फंक्शनल बचेगा, उसमें 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस होंगे, एम्ब्रियो सैक बनेगा। जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसका आकार बढ़ता है, और मैक्सिमम केसेस के अंदर उसका आकार इतना बढ़ जाता है कि पूरे न्यूसिलस की जगह रोक लेता है। वो न्यूसिलस की सेल तो खत्म हो जाती है, और उस न्यूसिलस के जितना बड़ा बन जाता है एम्ब्रियो सैक।
ये होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक की साइज थोड़ी छोटी रह जाती है। इसके अंदर ये तो जैसे मान लीजिए अपन बोल देंगे एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो को छोड़ के बाकी ये सारा का सारा पार्ट है वो एंडोस्पर्म है। और इन एग्जाम्पल्स के अंदर न्यूसिलस की सेल्स हैं वो भी बच गई। बस अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्या? ये तो है नॉर्मल एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के ठीक पास में ये जो टिश्यू है जिसे हम बोलते हैं रिमेनिंग न्यूसिलस, जिसे अपन रिमेनिंग न्यूसिलस बोलते हैं, इसी रिमेनिंग न्यूसिलस को आप बोल सकते हो रेजिड्यूअल न्यूसिलस। इसी रेसिड्यूअल न्यूसिलस को आप बोल सकते हो परसिस्टेंट न्यूसिलस। इसी परसिस्टेंट न्यूसिलस को आप बोल सकते हो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक टिश्यू, क्योंकि ये स्पोरोफाइट ही तो है, न्यूसिलस तो 2n ही होता है। डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक टिश्यू। अब ये जो है ना, सारा का सारा मैंने आपको ये 3-4 नाम लिखे यहां पे, ये सारे के सारे नाम इन्हीं को कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म बचा खुचा न्यूसिलस होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के सीड्स में पेरिस्पर्म न्यूसिलस पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं ऐसे भी जिनके सीड्स के अंदर पेरिस्पर्म बच जाता है। पेरिस्पर्म कहाँ है? डायग्राम में देखो, एंडोस्पर्म के ठीक पास में है, इसलिए इसको बोलते हैं नियर बाई। अब एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर पाया जाता है पेरिस्पर्मिक सीड? एक तो काली मिर्ची, ब्लैक पेपर। कभी चाय बनाते टाइम कूटना काली मिर्ची को, उसमें से सफेद सफेद सा पार्ट निकलेगा, दैट इज पेरिस्पर्म। एक इसके अलावा होता है कैस्टर, और एक और होता है बीट, शुगर बीट। तो ये 3 एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं पेरिस्पर्म के केस में। ठीक है, ये हो गया पेरिस्पर्मिक सीड, जिसमें पेरिस्पर्म पाई जाती है, वो पेरिस्पर्मिक सीड होती है। पेरिस्पर्म क्या होती है? एंडोस्पर्म के ठीक पास में जो टिश्यू है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। कौन सा टिश्यू है? रिमेनिंग न्यूसिलस। उसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल न्यूसिलस। उसे क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट न्यूसिलस। उसे क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक टिश्यू। खत्म बात। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। 2009 के अंदर ना एक सवाल आ रखा है पुराना सा। उन्होंने पूछा है कि कौन सा सीड है जिसके अंदर करंकल पाया जाता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म भी होती है, जिसके अंदर पेरिस्पर्म भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे करंकल क्या होता है? करंकल का मतलब है आउट ग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। आउटग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स की जो आउटग्रोथ है उसको बोलते हैं करंकल। एट माइक्रोपाइल, एट माइक्रोपाइल। तो देखो कैसे होगा। जैसे ये है न्यूसिलस वाला पार्ट पूरा, और इस न्यूसिलस के चारों तरफ ये इंटेग्यूमेंट है जो सीड कोट बना लेंगी, और जहां पर माइक्रोपाइल होना चाहिए था वहां पे ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है। इस आउटग्रोथ को बोलते हैं करंकल। ये करंकल है। अब आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और अपन ने जितना यहां पे नाम लिखे हैं अभी तक, उसमें से जरा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये कैस्टर में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, कैस्टर के अंदर पेरिस्पर्म भी प्रेजेंट है, यहां लिखा।
और ये करंकल भी कैस्टर में प्रेजेंट होता है। कैस्टर सीड एग्जाम्पल में क्या आएगा? कैस्टर सीड। तो कैस्टर एक ऐसा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म और तीसरा क्या होता है? करंकल पाया जाता है। तो ये एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, पुराना है काफी, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। ये हो गया सीड के बारे में, दो टाइप्स उसके और पेरिस्पर्म क्या होती है। अब अपन बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सीड्स की। पार्ट्स ऑफ सीड्स, सीड्स के क्या पार्ट होते हैं? तो आप सोचो कि ओव्यूल के क्या पार्ट होते हैं। ओव्यूल का एक पार्ट होता है इंटेग्यूमेंट, जो कि बदल जाता है सीड कोट्स के अंदर। तो सीड का एक पार्ट हो गया सीड कोट्स। अब ये कोट है या कोट्स है वो अलग बात है। आउटर होगा तो टेस्टा बोलेंगे, इनर होगा तो टेगमन बोलेंगे। यदि आउटर की बात करें तो इसे हम बोलेंगे टेस्टा, और अगर इनर की बात करें तो इसे बोलेंगे टैगमैन। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया सीड का। अब ओव्यूल का दूसरा पार्ट क्या है? इंटेग्यूमेंट के अलावा एक फ्यूनिकल होता है, पर फ्यूनिकल तो एज सच ओव्यूल की बॉडी का पार्ट नहीं होता है, और वो सीड के समय भी फ्यूनिकल ही रहता है, फिर सेपरेट भी हो जाता है, मतलब वो पार्ट में नहीं आएगा। फिर ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट के इनसाइड में न्यूसिलस था। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर न्यूसिलस खत्म हो जाता है और एम्ब्रियो सैक बन जाता है। एम्ब्रियो सैक में चार टाइप की सेल्स है। एंटीपोडल सेल्स खत्म हो जाती है, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनती है, बच भी जाती है, तीसरा एग सेल जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन जाती है, चौथा सिनर्जिड सेल, वो भी नष्ट हो जाती है। तो क्या क्या बचा? एक तो एंडोस्पर्म बचा, तो दूसरा पार्ट है एंडोस्पर्म, और जो तीसरा पार्ट है सीड का वो है एम्ब्रियो। फिर आप बोल सकते हो कि एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, जो लास्ट लेक्चर में बात करी थी अपन ने अच्छे से। तो ये है सीड्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। अब अपन आते हैं सीड के ऊपर, सीड डोरमेंसी के ऊपर। सीड डोरमेंसी क्या होता है? सीड डोरमेंसी का मतलब, इमेजिन करिए कि ये एक सीड है और ये सीड अभी इमेच्योर है। इमेच्योर सीड है। जब ये सीड मैच्योर होगा तो इस मैच्योर सीड के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए मैच्योर सीड है, मैच्योर सीड। तो एक एक करके सोचना है। पहला, क्या इस सीड के अंदर उतना ही मेटाबॉलिज्म चलेगा जितना कि एक डेवलपिंग सीड में चल रहा था? नहीं। तो इस मैच्योर सीड के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन। तो मैच्योर सीड का एक करेक्टर हो गया मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन होना। इस मैच्योर सीड का दूसरा करेक्टर, क्या ये मैच्योर सीड भी उतना ही मॉइस्चराइज्ड रहेगा जितना कि एक इमैच्योर सीड है? जैसे यदि आपने कच्चा चना देखा होगा, होली के ऊपर तो आता है कच्चा चना, और एक सूखा हुआ चना देखा होगा, तो दोनों में वाटर कंटेंट सेम होता है क्या? नहीं होता ना। इसलिए जो मैच्योर सीड होता है वो रिलेटिवली ड्राई होता है, रिलेटिवली ड्राई। लेकिन कोई सीड जितना भी ड्राई क्यों ना हो, कितना भी ड्राई क्यों ना हो, उसके अंदर फिर भी 10 to 15% मॉइस्चर बचा होता है बाई मास। अपने मास के अकॉर्डिंग इतना मॉइस्चर तो इसमें बचा होता है।
तो मैच्योर सीड के दो करेक्टर समझ में आए, एक तो वो रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, दूसरा जो है उसमें मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन हो जाती है। तीसरा एक और पॉइंट देखते हैं अपन, ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, ये एक तरीके की इनएक्टिव स्टेट के अंदर चला जाता है, इनएक्टिव स्टेट, और इसी इनएक्टिव स्टेट को कहते हैं डोरमेंसी। एक डोरमेंट सीड है, उसके कुछ करेक्टर समझ में आए आपको। अब जब इस सीड को एडिक्वेट फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, जब इस सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, इसे चाहिए सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट H2O, इसको चाहिए ऑक्सीजन, इस सीड को चाहिए सूटेबल टेम्परेचर, इसे चाहिए न्यूट्रिशन। जब इसको इतनी सारी अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये जर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो डोरमेंसी के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। डोरमेंसी एक टाइप की इनएक्टिव स्टेट होती है मैच्योर सीड की। इस मैच्योर सीड के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो ये रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, इसमें मेटाबॉलिज्म्स जो होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। रिलेटिवली ड्राई होने के बावजूद इसमें 10 to 15% मॉइस्चर रहता है बाई मास, और ये एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। अगर फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये जर्मिनेट हो जाता है। बस इतनी तो बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सीड। एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, सीड्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उससे पहले आप एक चीज को नोट करके लिख सकते हैं, और ये चीज प्लांट के ग्रुप्स के लिए सही है। क्या है मतलब, देखिए, एल्गी फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो सारे के सारे ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं ना, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के चालू होने से पहले। अब जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज कि अभी जनवरी महीना चल रहा है, लेट सपोज, और एक प्लांट है, उसके लिए अप्रैल के महीने में अनफेवरेबल कंडीशन आएगी उसके लिए, तो वो क्या करेगा, फरवरी मार्च तक अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेगा, और अप्रैल में क्या आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन, तब तक उसमें सीड बन जाएंगे। ऐसा क्यों किया इसने, ऐसा इसलिए किया कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या पता वो मदर प्लांट है वो सरवाइव ना कर सके, तो कम से कम सीड रहेंगे तो सीड सरवाइव करेंगे, और अप्रैल के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी वो वापस जर्मिनेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे वो स्पीसीज नेचर में बनी रहेगी, इससे वो स्पीसीज जो है वो नेचर में मेंटेन रहेगी। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में सारे प्लांट्स मर जाते और किसी ने रिप्रोडक्शन भी ना किया होता तो स्पीसीज गायब। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये बात अपने को याद रखनी है। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म शो sexual reproduction just before the arrival of unfavorable conditions। चलो, ये लाइन को ध्यान में रखते हुए अपन अब कुछ बातें करते हैं ताकि अपने कुछ पॉइंट्स बनेंगे।
लेट्स सपोज कि ये कोई प्लांट है और ये प्लांट वीट का प्लांट है, मान लो एक बार, और इस पे ये वीट के ग्रेन्स लगे हुए हैं और ये वीट का प्लांट है। ये वीट का प्लांट है, ठीक है, और इसमें से ये वीट का सीड है। इसके बारे में अपन बात करते हैं, ये सीड के क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे इस प्लांट को, वो बातें अपन कर लेते हैं। पहला फायदा सीड का, ये जो सीड है ना, इसके जो सीड कोट्स है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो ही तो काम की चीज है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, सीड कोट करेगा। दूसरा, ये जो सीड है वो हेल्प करता है प्लांट की टू पास अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस आने वाली थी तभी तो ये सीड बने हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन में पास करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्लांट दिख रहा है आपको, ये प्लांट एक जगह पे ग्रो कर रहा है और ये कभी भी नई जगह पे नहीं जा सकता, लेकिन सीड तो जा सकता है। तो जो सीड्स होते हैं उनके पास में बेटर स्ट्रेटेजीज होती हैं नई हैबिटाट्स में जाने की। सीड्स हैव better adaptive strategies seeds have better adaptive strategies for dispersal in new habitats। नए हैबिटाट्स में जाने के लिए सीड की जो है वो स्ट्रेटेजीज होती है। फिर उसके अलावा एक और पॉइंट समझिए, जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंट हो सकते हैं ड्यू टू डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, सीड्स में डोरमेंसी भी हो सकती है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसके कारण इनको हम स्टोर कर सकते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड। आप चाहो तो इनको कई सालों तक स्टोर कर सकते हो। गेहूं के सीड है, आप कई सालों तक इसको स्टोर कर सकते हो। इसका फायदा क्या है, अगर आपने स्टोर किया है तो कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर एग्रीकल्चर में। इसलिए एक स्टेटमेंट है कि सीड्स आर द बेसिस ऑफ, सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। सीड्स है वो एग्रीकल्चर का बेसिस होते हैं। तो ये अपना हो गया सीड के बारे में। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें फूड स्टोरेज रहता है। सम सीड्स हैव फूड स्टोर। तो फूड स्टोरेज के कारण क्या होगा, ये न्यूट्रिशन देंगे टू जर्मिनेटिंग सीडलिंग। न्यूट्रिशन टू जर्मिनेटिंग सीडलिंग। जर्मिनेटिंग सीडलिंग को न्यूट्रिशन भी दिया जाएगा बाय दीज सीड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीड के बारे में। एक और चीज देखते हैं अपन, हमने अभी बात करी है कि सीड्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट होते हैं, इसलिए जो सीड्स होते हैं वो जेनेटिक वेरिएशंस लाते हैं। सीड्स ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशंस।
ठीक है, तो ये हुआ अपने पास में रिगार्डिंग सीड की एडवांटेज क्या क्या है। सीड है, उसके सीड कोड प्रोटेक्शन देते हैं, सीड अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में हेल्प करता है, सीड नए नए एरिया में डिस्पर्स हो सकता है तो प्लांट भी नए नए एरिया में पहुंच जाएगा उस स्पीसीज का, है ना, इंडिविजुअल प्लांट तो कहीं नहीं जा सकता। सीड में डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन की कैपेसिटी होती है, इसलिए सीड को कई टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और जो स्टोर करेंगे अपन तो एग्रीकल्चर का बेसिस माना जाता है सीड्स को। सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। अब अपन एक छोटा सा और टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, वो है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी का मतलब क्या है? एक सीड बन गया, बनने के बाद कब तक उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी है, उसे कहते हैं सीड वायबिलिटी। तो इट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच seed is able to germinate। तो उस टाइम ड्यूरेशन को सीड वायबिलिटी कहते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सारे प्लांट्स के सीड्स वो सेम टाइम तक जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी रखते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वायबिलिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट इन डिफरेंट सीड्स। अलग अलग सीड्स के अंदर ये अलग अलग होती है। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है वो है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस के जो सीड्स हैं वो फ्यू मंथ्स तक सरवाइव कर सकते हैं, फ्यू मंथ्स। एक दूसरा एग्जाम्पल है ल्यूपिन सीड का। ल्यूपिन सीड, ल्यूपिन एक प्लांट होता है, उसका ये सीड है। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जैसे मान लो कि ये हमारी धरती है, प्लेनेट है, तो इस प्लेनेट पर ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे। फिर एक और लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं 23.5। और एक इधर नीचे सौदर्न हेमिस्फीयर में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे बोलते हैं 23.5 साउथ, है ना। और ये चीज मैं आपको डिटेल में इकोलॉजी वाले पोर्शन में अच्छे से बताऊंगा, तो आप देखना वहां पे। अब एक और लाइन होती है, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल 66.5। ये है आर्कटिक सर्कल। और ऐसे ही इधर भी 66.5 पे होती है, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। गॉट इट। अब जो ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला पार्ट है, दैट पार्ट, ये कहलाता है नॉर्थ पोल। और यहां पर आइस जमी हुई है, आइस। और इस एरिया को बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा। एक एल्पाइन टुंड्रा भी होता है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बात करेंगे अपन। आर्कटिक टुंड्रा, तो आपको समझ में आया आर्कटिक टुंड्रा कौन सा एरिया है। अब है ना, यहां इस एरिया से एक सीड मिला, और ये सीड है ल्यूपिन सीड। कहां से मिला? आर्कटिक टुंड्रा वाले एरिया से। इस सीड के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये जो सीड मिला, इस सीड का नेम रखा गया ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपिनस आर्कटिकस, क्योंकि ये आर्कटिक टुंड्रा में मिला है इसलिए इसका नाम आर्कटिकस रख दिया। इस सीड की जो एज है वो थी 10,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स ओल्ड। ये हो गया ओल्डेस्ट नोन सीड। अच्छा, और कोई खास बात इस सीड के बारे में?
जब इस सीड को जर्मिनेशन के लिए डाला गया तो ये जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड, जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड, जर्मिनेट हुआ और फ्लावर भी आए इसके अंदर। तो ये आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस के बारे में 3-4 पॉइंट है, बस इतने ही याद रखने हैं। एक और अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं सीड वायबिलिटी के केस में, डेट पाम, खजूर। डेट पाम या खजूर की बात करते हैं अपन। एक बहुत ही ज्यादा सॉल्टी लेक है और उस लेक का नाम है डेड सी, डेड सी। ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ती है। ये डेड सी है, एक सॉल्ट लेक है और इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें माइक्रोब्स भी नहीं रह पाते, इसलिए इसका नाम डेड सी है। इस डेड सी के पास में एक राजा का महल था और उस महल के ऊपर लिखा हुआ था किंग हेरोड्स पैलेस, है ना। उस महल के ऊपर बढ़िया से लिखा हुआ था किंग हेरोड पैलेस। अब हुआ ये कि समय के साथ में सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया और ये महल जो है वो मिट्टी में दब गया। ऐसा होता है, जमीन धंस जाती है, कई बार आंधियां बहुत ज्यादा आ जाती है। ये आर्ट्स की बातें हो गई थोड़ी सी, पर ये जमीन में दब गया। फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने इसकी खुदाई करी यहां पे, तो यहां से एक सीड मिला, ये डेट सीड है। और इस डेट सीड का नाम क्या है? तो खजूर का बॉटनिकल नेम होता है फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा। और जब पता लगाया कि इसकी एज क्या है तो इसकी एज निकली 2000 साल, 2000 ईयर्स ओल्ड। तो ये खजूर के बारे में भी याद रखना है। डेड सी के किनारे एक राजा का महल था, उसके खुदाई के अंदर ये मिला था और इस तरीके से अपने को ये सीड की वायबिलिटी के बारे में बात हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं कुछ छोटे छोटे बहुत ही जनरल जनरल से पॉइंट्स की। एनसीईआरटी ने आपको ये कहा है कि एक फ्रूट में कितने सीड हो सकते हैं। फ्रूट कौन बनाता है? फ्रूट बनाती है ओवरी। ओवरी के अंदर कौन होता है? ओव्यूल। सीड कौन बनाएगा? ओव्यूल। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे मान लो 20 ओव्यूल है, लेट्स सपोज 20 ओव्यूल है, यहां पे टोटल 20 ओव्यूल्स हैं, तो सीड का नंबर कितना होगा? यहां पे दो ऑप्शन है। पहला, या तो ये सारे के सारे सीड्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, और यदि सारे सीड फर्टिलाइज हो गए तो यहां पे 20 सीड्स हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि कोई सीड है कोई ओव्यूल है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बिना फर्टिलाइजेशन के तो वो मर जाएगा, और वो मर जाएगा तो सीड कम हो जाएगा, तो लेस देन 20 सीड्स हो सकते हैं। क्या यहां पे ऐसा हो सकता है कि 21 सीड बन जाए, 21 सीड्स? नहीं हो सकते ना, क्योंकि 21 सीड बनने के लिए एक ओव्यूल एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं यहां पे। सो एनसीईआरटी ने एक सिंपल सी लाइन क्या लिखी? नंबर ऑफ सीड्स इन फ्रूट are equal or less than number of ovules in ovary। बस ये वाली लाइन होगी अपनी टैग लाइन, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि कुछ प्लांट है फाइकस, फिग,
अंजीर, फाइकस, बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, ऑर्चिड, इन सभी प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रूट्स में बहुत छोटे छोटे थाउजेंड्स सीड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं, पतले पतले। फिर उसके बाद में और आपको याद रखना है एक चीज, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स हैं, पैरासिटिक प्लांट्स में जैसे एक का नाम है ओरोबैंकी, एक का नाम है स्ट्राइगा, इनके भी सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनके जो फ्रूट्स हैं उनमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। जो ये हुआ अपने पास में सीड्स के बारे में, ओव्यूल कैसे सीड बनता है। तो अपन ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि टाइप ऑफ सीड एंडोस्पर्म के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, उनके एग्जाम्पल। पेरिस्पर्म क्या होती है, कौन से प्लांट्स में पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल। एक स्पेशल केस करंकल क्या होता है। फिर पार्ट्स ऑफ सीड्स देखे अपन ने, बहुत सिंपल सी बात थी, तीन पार्ट होते हैं सीड के। और सीड डोरमेंसी क्या होती है वो अपन ने बात कर ली। सीड डोरमेंसी के बाद एडवांटेजेस ऑफ सीड क्या क्या होते हैं ये आपके सामने है। एंड देन फाइनली सीड वायबिलिटी क्या होती है, तीन चार सीड के एग्जाम्पल और छोटे छोटे पॉइंट्स। तो ये सारा का सारा आपको आज के लेक्चर में याद करना है, पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू।